कर्नाटक के नतीजों ने कांग्रेस को खासा उत्साहित किया है। निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, ऑक्सीजन का काम कर रही है, ये भी कहा जा रहा है। ये जीत कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो देश भर में एक्टिव हुआ है, खासतौर पर तब जबकि मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही उम्मीदें, छत्तीसगढ़ में पार्टी खुद को मजबूत मान रही है, राजस्थान के अपने सियासी समीकरण हैं। खैर, कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के दौरे, खासतौर पर मध्य प्रदेश में ये दौरे काफ़ी हद तक तय कर लिए गए हैं। इस पर मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट भी आपको दिखाई है, खासतौर पर कैसे महाकौशल, वो इलाका जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इलाका है कांग्रेस के लिहाज से, उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाकौशल में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का। कांग्रेस इस प्रदर्शन को बेहतर करना चाहती है। बीजेपी भी जानती है कि अगर इस जगह पर कांग्रेस को घेरने में वो कामयाब रही तो मध्य प्रदेश में उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, लिहाजा बीजेपी भी इस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस कर रही है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 150 सीटें जीतने का दावा किया। बड़ा दावा उनका है। वो कह रहे हैं कि 150 सीटें इस बार जीत कर आएंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में भी यही बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी। राहुल गांधी के दावे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हम उनकी बात से सहमत हैं और वो ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनको इनपुट मिले हैं। ये बात भी कमलनाथ ने कही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो तंज कसते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं मन बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है, हम 200 सीट लेकर आएंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के 16 नेता मौजूद रहे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बैठक दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश को लेकर वो कितनी महत्वपूर्ण थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद कांग्रेस 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। इसमें कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया समेत मध्य प्रदेश के 16 नेताओं को बुलाया गया था। अब इस बैठक में क्या क्या हुआ है, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का क्या फोकस है, उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि 12 जून को प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों, जनसभाओं और रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी कि 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आ सकती हैं। सूत्रों की माने तो क्षेत्रवार समीकरणों के हिसाब से नेताओं के दौरे, रैलियां और जनसभाएं होंगी। कांग्रेस आलाकमान ने लोकल इश्यूज की लिस्ट भी मांगी है। यहां पर उन मुद्दों को भी देखा जा रहा है जो मुद्दे यहां काम कर सकते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? लोकल मुद्दे आप देखिए, अमूल नंदिनी का मुद्दा, आप देखिए पे सीएम का मुद्दा, कमीशन खोरी का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे लोकल मुद्दे थे जिन पर कर्नाटक में कांग्रेस ने खासा फोकस किया। आपने देखा जैसे ही कर्नाटक के नतीजे आए उसके बाद में इन्हीं मुद्दों की गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई देने लगी। लेकिन हर राज्य का अपना एक मिजाज होता है, लिहाजा कांग्रेस अब उन मुद्दों को तलाश रही है जो मध्य प्रदेश में उसके लिए और प्रभावी साबित हो सके, या मध्य प्रदेश की जनता के लिए कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उनको अपील करते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने एमपीपीसीसी से मध्य प्रदेश के स्थानीय बड़े मुद्दों की जानकारी मांगी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ज्यादा लोकल इश्यूज को प्राथमिकता से उठाया था। मंत्रियों के भ्रष्टाचार, विधायकों द्वारा की गई गड़बड़ियां, इनकी जानकारी जो है वो केंद्रीय कार्यालय को दी जाने की खबर अब मध्य प्रदेश से भी आ रही है। आपने देखा गारंटी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में वचन पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। वचन पत्र का प्रेजेंटेशन भी बाकायदा यहां पर हुआ है। इस बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वचन पत्र को भी आला कमान के सामने रखा गया। इसमें मुख्य रूप से नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे शामिल किए गए। वचन पत्र में कांग्रेस ने कई आकर्षक वादे भी शामिल किए हैं। मध्य प्रदेश बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस यूं ही उत्साहित नहीं है। पिछली बार कमलनाथ की सरकार बन गई थी, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, हालांकि मार्जिन ऐसा था, इतना क्लोज मुकाबला था, और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कांग्रेस को भारी पड़ गई। अन्यथा कांग्रेस के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन आई थी। शिवराज सिंह चौहान या लंबे समय बाद बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर हुई थी, लेकिन बीच में ही सिंधिया की बगावत के बाद में कांग्रेस की सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ गई। कांग्रेस ये तो मान के चल रही है, और निकाय चुनाव के भी जो पिछले नतीजे आए थे उसने भी कांग्रेस को कुछ उत्साहित किया था, कुछ उम्मीदें जगाई थी। ये भी माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है। किस तरीके से कांग्रेस जमीन पर काम करती ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सिंधिया खेमे को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है, टिकटों के वितरण या आपसी उठापटक, आपसी खींचतान जो है, ये बीजेपी के लिए कई जगहों पर समस्या बनती जा रही है। इसको समझना होगा।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ अचानक ये होने लगा है। जो पार्टी शक्तिशाली होती है, जिस पार्टी को लगातार सत्ता मिलती रहती है, उसके साथ में फिर अपेक्षाएं बहुत जुड़ जाती हैं। बहुत लंबे समय से कई नेता काम कर रहे होते हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए कई खेमों की बात करें तो अब 4 महत्वपूर्ण खेमे बीजेपी में दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो हैं ही, मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं और राजनीतिक रणनीतियां भी उनकी बहुत शानदार रही हैं, तो बीजेपी उन पर भरोसा करती है, मजबूत खेमा है उनका। नरोत्तम मिश्रा बहुत तेजी से उभर कर सामने आए, गृह मंत्री हैं, उनका खेमा शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल इतर है, अलग है, आमने सामने दिखाई देते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, खुलकर नहीं आती बातें, एक ही पार्टी में है, एक ही सरकार में है, लेकिन ये सबको पता है कि उनका अपना एक खेमा है। कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति का, आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से, और ऐसा नहीं है कि उनके अलग खेमे की या शिवराज सिंह चौहान के बजाय उनके मुख्यमंत्री बनने की या उनके प्रशंसकों की बात पहली बार हो रही हो। शिवराज सिंह चौहान के लिए कैलाश विजयवर्गीय बहुत लंबे समय से चुनौती रहे हैं। अब काफ़ी सारा समय उन्होंने दे दिया केंद्रीय राजनीति के लिए। उन्होंने एक सेक्रीफाइस भी किया था, मध्य प्रदेश की राजनीति छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और संगठन की राजनीति की। ये कहीं ना कहीं उनके कद को बढ़ाने वाला था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति से निकलना चाहते हैं। ये अच्छा मूव भी दिखाई देता है, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश में दोबारा सक्रिय हुए हैं तो उनको अब अपने खेमे को राज्य की राजनीति में मजबूत करना होगा। हालांकि देखा यह गया है कि रमेश मेंदोला उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, इंदौर से विधायक हैं और बहुत सीनियर, बड़ी जीत हासिल करने वाले विधायक, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है। उनको मंत्री नहीं बनाना हमेशा इस टसल के तौर पर देखा जाता है कि ये खेमों की दूरियों को दिखाता है। आप सार्वजनिक मंचों पर इनको साथ में हंसते ठहाके लगाते देखते हैं, लेकिन ये स्थितियाँ उतनी सुलभ नहीं हैं जैसे कि बाहर दिखाई देती हैं। आकाश विजयवर्गीय खुद कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, वो भी लोकप्रिय विधायक हो गए हैं अब इंदौर के। अब उनको लेकर क्या सोचा जाता है, तो उनका एक अलग खेमा दिखाई पड़ता है। और ये बात सिर्फ यहाँ 2, 3, 4, 5 सीटों तक सीमित नहीं है जो इंदौर शहर की हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक खेमा है। अब चौथे खेमे की बात करिए, ये बड़ा दिलचस्प खेमा है, ये तो सबकी परेशानी का सबब बना हुआ बीजेपी में, और सिंधिया खेमा। दरअसल सिंधिया खेमा कांग्रेस का एक धड़ा है जो बीजेपी में बहुत नया है, लेकिन अगर इसके नेताओं को आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता है। क्या सागर, क्या इंदौर का ये बेल्ट, सब जगह पर आपको मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, हर जगह पर बड़े दिग्गज नेता दिखाई पड़ेंगे जो कांग्रेस में किसी समय पर हुआ करते थे, लंबी राजनीति करी, कांग्रेस में भी मंत्री रहे और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ गए। मंत्री पद भी कुछ को दिया गया शिवराज कैबिनेट में, लेकिन अब इनकी स्थिति क्या होगी? ये बीजेपी के तो है नहीं, यानी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनको अब भी बाहर का कहा जाता है क्योंकि इनकी निष्ठा अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति है। तो उनके अपने चैलेंजेस हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग आए उनके साथ भी जस्टिस हो, उनको भी न्याय मिले। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी चुनौतियां हैं, उनके चेहरे को भी बहुत आगे रखा जा रहा है। हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा एक उदाहरण मैं हर बार कई रिपोर्ट्स में रख चुका हूं कि कांग्रेस से आने वाले किसी नेता को बीजेपी किस तरीके से समाहित करती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है और बाद में फिर वो बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बनकर उभरता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस पर हमले किए, जिस तरह बीजेपी के प्रति निष्ठा दिखाई है, वो आला कमान के सामने उनकी वो तस्वीर जा रही है। उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया, ये बहुत बड़ा पद है, बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया। उनके मंत्रियों या उनके साथ आने वालों को भी तवज्जो दी गई। टिकटों के वितरण में क्या होगा, क्या चेहरे के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आएंगे, ये भी एक चुनौती। इन सारी चुनौतियों को मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के सामने, इन पर भी निगाह कांग्रेस ने बना रखी है। निश्चित तौर पर जो रणनीति बनाई जा रही है वो अलग अलग सीटों के लिहाज से भी बनाई जा रही है कि कहां पर किसको काउंटर करने के लिए किसे टिकट दिए जा सकते। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंथन हुआ है। देखना होगा आगे की रणनीति और आगे के मुद्दे किस तरीके से देखने को मिलते हैं। क्या कर्नाटक जैसा अग्रेशन आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मन से उजाला कर चले